सोनम रघुवंशी से मेघालय पुलिस के सवाल, जहां हनीमून से वापसी की टिकट क्यों नहीं ली, और पुलिस ने पूछा है कि हनीमून के दौरान भी राजा से संपर्क था। लाइव लोकेशन आरोपियों को क्यों भेजी? 23 मई को आपके साथ 3 लोग कौन थे? 22 मई को गाइड को साथ क्यों नहीं लिया? हनीमून के दौरान राज से क्या बात की? आपके और राज के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। क्या राज के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस तरीके से सवालों की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जितेंद्र बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 13 सवाल अब तक पूछे गए हैं सोनम से, और उन 13 सवालों का जवाब कोई भी स्पष्ट तरीके से उसने नहीं दिया है। लेकिन जो बयान बाकी आरोपियों ने दिए, जो मौका वारदात पर मौजूद थे, उनको कोलैबोरेट करते हुए सोनम से एक बार फिर पूछताछ की गई थी। पूछताछ में काफी कुछ सोनम ने बताया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि आखिरकार गलती कहां पर हुई, सोनम कैसे पकड़ी गई, उसमें भी पता यह चला कि दरअसल आकाश नाम का जो शख्स था, जिस वक्त इन्होंने कत्ल किया, उस दौरान खून के छींटे सोनम के रेनकोट के ऊपर आ गए थे। राज जो आकाश था, आकाश की जैकेट के ऊपर आ गए थे। तो इन दोनों ने वहां पर मौके पर अपनी अपनी जैकेट छोड़ी थी, अपना रेनकोट उतारकर सोनम ने आकाश को दिया था। जल्दबाजी ने आकाश ने भी उस रेनकोट को वहीं छोड़ दिया था, और इसी को ट्रैक करते हुए पुलिस सोनम और आकाश तक पहुंची थी। तो पूरा खुलासा हो चुका था। इस खुलासे के बाद बस जरूरत थी इनके बयान दर्ज करने की। तो बयान अब इनके दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के पास पूरी पुख्ता एक तरीके से कहें जो कहानी है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब जरूरत उनके बयानों की है। तो लिहाजा इनके तमाम बयान की बात आपने यहां पर जितेंद्र की है, और चौंकाने वाली बात यही है कि सोनम ने कैसे हत्यारों से कहा मार दो इसे। सोनम ने राजा की हत्या के लिए कहा, हत्या के लिए 20 लाख का लालच भी दिया, और राजा के पर्स से 15,000 रुपए भी दिए। ओवर टू यू डॉक्टर दीपक रहेजा। अब बताइए, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, ये आम, मैं कहूंगी, यंगस्टर्स ही हैं। किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ क्या एनालाइज कर पा रहे हैं इनकी साइकी को देखते हुए आप? देखिए, जैसा आपने कहा, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्रिमिनल मानसिकता में कोई कमी भी नहीं है। और अगर आप और गहराई से जाएंगे और एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे, तो इनके व्यक्तित्व में आपको ऐसे गैप्स मिलेंगे जहां पे आपको नज़र आएगा कि व्यक्ति शायद प्रार्थी थे फॉर सम सीरियस इंटरवेंशन। और ये अभी हमारे पास सूत्र नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है, बट कोई भी व्यक्ति, देयर आर मेनी पीपल हु फॉल इन लव, देयर आर मेनी पीपल हु फील जिटर्ड, लेकिन हर व्यक्ति एक षड्यंत्र नहीं रच लेता कि कैसे इतना भयंकर मर्डर करना है। जैसे राज की माँ ने कहा कि वो आती थी सोनम और खुश सी नज़र आती थी, बातचीत करती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आडंबर था, क्योंकि उसका जो अंजाम था, कहीं वो अपनी निर्धारित गति से मंजिल की तरफ पहुंच रहा था। वो अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी। सुपारी लेना, हायर्ड क्रिमिनल्स को इंडक्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत गूढ़ क्रिमिनल मानसिकता दिखाता है। ये कोई रेगुलर केस नहीं है, ये रेगुलर लोग नहीं हैं। कैसे वहाँ से फरार होना, फिर ऐसा दिखाना कि वो किडनैप हो के गाजीपुर में आ गई है, उसका जो प्रेमी है वो क्रिमेशन में जा रहा है, और राज की एग्जैक्टली सर, दे एक्टेड एज इफ एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल, सब कुछ इतना नॉर्मल है। लेकिन क्या यही एक वजह हो सकती है कि सोनम भी सरेंडर कर पाई, क्योंकि वो देख चुकी थी कि अब राज भी पूरी तरीके से फंस चुका है। हालांकि इस प्लानिंग को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इसके साथ साथ एक और बड़ा खुलासा, सोनम ने शादी से पहले ही विधवा होने की प्लानिंग कर ली थी, और सोनम ने आरोपी राज से यह वादा किया था, विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। राजेश्वरी मैम, कितने पर्याप्त सबूत हैं इस पूरे मामले में जो वाकई आने वाले वक्त में सोनम और सोनम के साथ बाकी आरोपियों को फंसा सकते हैं? सुरभि जी, ये जो मैंने पहले ही बताया कि ये अगर बीवी इन्वॉल्वमेंट है, बीवी की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे भयंकर दुर्घटना, इसमें घटना में, मर्डर केस में, तो बीवी वो कभी नहीं आएगी कि मैंने मर्डर मैंने किया। शी
दो शी इज द आई विटनेस, अगर वो आई विटनेस है तो वो कन्फेस नहीं करेगी कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो ये पूरा मैंने जैसे बताया चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसमें अभी पहले होता था कि ओरल एविडेंस के आधार पे हमारी न्याय संहिता में था कि केस प्रूव किया जाता था। अब ये डिजिटाइजेशन का ईरा चल रहा है, उसमें होगा कि सेक्शन 63 जैसे मैंने बताया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ये पूरा डिजिटाइजेशन चेन कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि पुलिस के सामने अगर इसने कन्फेस भी किया है, सेक्शन 23 बोलता है अब अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कि ये उसका लीगली एडमिसिबल नहीं है लॉ में। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस चेन को कंप्लीट करती है, एस्टैब्लिश करती है, प्रूव करती है विद दैट द रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, देन ओनली ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है बिफोर द पुलिस वो अमाउंट किया जाएगा। एक लिमिटेड स्कोप होता है उसका, प्रूव द थ्योरी ओनली। तो ये हाँ, वो कल अगर बोलती कि नॉट गिल्टी तो ये ट्रायल पूरा चलेगा। भले ही जितना आपको लग रहा है कि इसमें लूप होल्स है, अगर वो अपना बयान स्टेटमेंट चेंज करते रहेंगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो चार्जेस बनाएंगे आफ्टर चार्जशीट और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, उसमें 5 होंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कॉमन इंटेंशन है, मोटिव है, इसमें है मर्डर, तो ऑलरेडी प्राइमा फेसी इज द मर्डर केस, और उसमें है कि डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। अभी जैसे बताया कि उन्होंने व्हाइट जैकेट फेंक दिया, ये आ जाता है कि 238 अभी जो आईपीसी इसमें भारतीय न्याय संहिता में बना है। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर रही है तो वो भी उसमें भी चार्ज लगेगा, सेक्शन 58 ऑफ BNS। तो ये सारा जो लीगल प्रोसीजर है इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन अगर अपना कॉन्क्रीट अपना एस्टैब्लिश करती है दिस थ्योरी को, तो ये बहुत इजी हो जाएगा टू कंडक्ट द ट्रायल। और जैसे ये अभी भी गाइडलाइंस है शरद चंद्र विधि चंद्र जो सेटल्ड लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स है, इट हैज टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा लीगल प्रोसीजर है जो कि ये अभी सारा पार्ट होगा कोर्ट्स एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। आपने बहुत आसानी से ये समझा दिया कि आखिर इन तमाम एविडेंसेस को देखते हुए आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें खड़ी हो सकती